प्राप्त हुए थे। मैं हमारे सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव से अनुरोध करूँगा कि हमारे अतिथियों का स्वागत गमछा से करें। करके निवेदिता मास्टर जी का स्वागत। हमारे बीच श्रीलाल शुक्ल जी की बड़ी सुपुत्री रेखा अवस्थी जी भी उपस्थित है, उनका स्वागत करते हुए थैंक यू। इस भाषण करता प्रोफेसर रामेश्वर राय जी का स्वागत अभिनंदन पुस्तक भेंट दे करके। श्री गोविंद मिश्र जी हिंदी के प्रख्यात कथाकार और साहित्य अकादमी में हिंदी प्राप्त अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक जी, और इस अभिनंदन के बाद मैं अनुरोध करूंगा सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से उनके स्वागत भाषण। नमस्कार। मंच पर उपस्थित साहित्य अकादमी के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक जी, हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक आदरणीय श्री गोविंद मिश्र जी, साहित्य अकादमी की उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, आज का बीज भाषण दे रहे प्रोफेसर रामेश्वर राय जी, श्रीलाल शुक्ल के परिवार से आई उनकी सुपुत्री प्रोफेसर विनीता माथुर जी और श्रीलाल शुक्ल जी के अन्य परिवार के लोग एवं उपस्थित श्रोताओं, श्रीलाल शुक्ल जी पर केंद्रित इस संगोष्ठी में आप सभी विद्वानों का स्वागत करते हुए मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रीलाल शुक्ल जी का शुमार उन महत्वपूर्ण लेखकों में होता है जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज, खासतौर पर ग्रामीण और शहरी भारत के यथार्थ को बेहद बारीकी से पढ़ा। उनकी रचनाएं स्वतंत्रता के बाद के भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों के पतन और हमारी व्यवस्था पर गहरा व्यंग करती है। अपने विपुल लेखन जिसमें 10 उपन्यास, 9 व्यंग संग्रह, 4 कहानी संग्रह के अलावा संस्मरण, आलोचना आदि के पुस्तकें भी है, में उन्होंने मध्य वर्ग की ऐसी सच्ची तस्वीर खींची जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से एक आवश्यक जीवन जीने का मजबूर है और कई बार ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कोई उल्लेखनीय बदलाव आना लगभग असंभव है। श्रीलाल शुक्ल जी का पहला उपन्यास था सूनी घाटी का सूरज। यह एक चरित्र प्रधान उपन्यास है जिसमें रामदास के चरित्र के माध्यम से तत्कालीन समाज व्यवस्था की दोहरी स्थितियों को व्यक्त किया गया है। यहाँ स्वतंत्रता पूर्व की ग्रामीण परिवेश का सूक्ष्म और प्रामाणिक चित्र हुआ है। आगे चलकर यथार्थ की निर्मम समझ और व्यंग के सर्जनात्मक प्रयोग की उनकी विशिष्ट दृष्टि ने जब राग दरबारी जैसे चर्चित उपन्यास को जन्म दिया तो हिंदी साहित्य जगत में उनकी विशिष्ट पहचान बनी। राग दरबारी को पूर्ण व्यंग विधा में लिखा गया हिंदी का पहला बड़ा उपन्यास कहा गया। प्रकाशन के दूसरी वर्षी यानी 1969 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसा भी देवेश जी ने भी कहा।
भारतीय ग्रामीण जीवन के उपन्यासों की परंपरा में गोदान और महिला अंचल के बाद के ग्रामीण यथार्थ का इस उपन्यास में सजीव चित्रण है। अपनी पठनीयता के कारण आज इसने लगभग क्लासिक का दर्जा पा लिया है। उनके बाद के उपन्यासों जैसे मकान में एक मध्यवर्गीय नौकरी पेशी आदमी को मकान मिलने की समस्या पर आधारित है, तो पहला पड़ाव की कथा मजदूरों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। उनका एक अन्य बहुचर्चित उपन्यास विश्रामपुर का संत अपने समय के राजनीति पर एक तीखी और कठोर टिप्पणी के रूप में सामने आता है। कुल मिलाकर सुनी घाटी का सूरज से लेकर विश्रामपुर का संत तक के लेखकीय सफर में श्रीलाल शुक्ल जी ने रचनात्मकता के स्तर पर निरंतर नए आयाम जोड़े, लेकिन उन्होंने अपने हर उपन्यास में एक नई भाषा और एक नई यथार्थ को अर्जित किया। अब अगर उनके व्यंग लेखन का जिक्र करें तो अंगद का पाँव श्रीलाल जी की पहली व्यंग कृति थी, जो 1958 में छपकर आई थी। अंगद का पाँव उनके गहरे सामाजिक बोध, उससे उत्पन्न बेचैनी और सृजनात्मक उत्तरदायित्व को रेखांकित करती है। इस व्यंग संग्रह को निबंधों में अनेक संस्थानों की रूढ़ प्रवृत्तियों और भ्रष्ट कर्मकांड का उद्घाटन है। उनके अन्य प्रमुख व्यंग रचनाओं में यहाँ से वहाँ, उमराव नगर में कुछ दिन, कुछ जमीन में कुछ हवा में, कब्रों की जुगली आदि भी उल्लेखनीय है। अतः हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी की व्यंग दृष्टि ही उन्हें वो शैली शिल्पी प्रदान करती है जो उन्हें अन्य रचनाकारों से अलग करती है। नकारात्मक चरित्रों के माध्यम से सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के जैसे प्रयास श्रीलाल शुक्ल की रचनाओं में नजर आते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। श्रीलाल शुक्ल जी की अन्य अनेक रचनाओं में जो कहानी, निबंध, यात्रावृत्त, संस्मरण आदि के रूप में है, जहाँ एक और हास्य का सहारा लेते हुए समकालीन समाज की विसंगतियों पर कटाक्ष है, वहीं दूसरी ओर भ्रष्ट व्यवस्था की कड़वी सच्चाई को व्यंग की धारा से उभारा गया है। वे समाज की असफलताओं की आलोचना करते हुए भी आशा की किरण दिखाते हैं। वे ऐसे रचनाकार हैं जिनकी चिंता के केंद्र में भारतीय लोकतंत्र और उसकी विडंबनाओं में गिरे साधारण मनुष्य रहे हैं। वे हिंदी प्रवेश में संघर्षों, तनावों और अंतर्विरोधों और हताशा, जिजीविषा और करुणा के सबसे प्रमाणित है विश्वसनीय कथाकारों में से एक है। एक और अगर उन्हें हिंदी समाज में फैलती बढ़ती विषमता को पहलेपन से देखा है, तो दूसरी ओर उसी समाज की मानवीयता और संघर्षशीलता को भी बराबर सामने रखा है। श्रीलाल शुक्ल जी स्वयं गहरे साहित्य अध्येता रहे हैं। उनके लिखी समीक्षा और आलोचना का अपने ही एक रंग है। आगे कुछ राग और रंग तथा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर पर लिखे उनके विनिबंध उनकी समीक्षा दृष्टि के सुंदर उदाहरण है। बब्बर सिंह और उसके साथी लिखकर श्रीलाल शुक्ल जी ने बाल पाठकों के लिए भी साहित्य रचकर उनके रचनात्मक उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है। श्रीलाल शुक्ल जी की कृतियों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है। राग दरबार का अंग्रेजी सहित प्राय सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित हो चुका है। उनकी उपलब्धियों में कई पुरस्कार शामिल है, जैसा कि देवेश जी ने कह चुका है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये सम्मान उनकी रचनात्मकता का प्रमाण है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि श्रीलाल शुक्ल जी का साहित्य हमें समाज की वास्तविकता से परिचित करता है और व्यंग के माध्यम से सुधार की प्रेरणा देती है। वे हिंदी साहित्य के अमर शिल्पी हैं। श्रीलाल शुक्ल जी का स्मृति में आयोजित इस संगोष्ठी में
विद्वान उनके जीवन और उद्देश्यों के नए आयामों को प्रकाशित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः सभी विद्वानों का अकादमी की ओर से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राव को। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आरंभिक वक्तव्य के लिए श्री मोहित मिश्र जी। अध्यक्ष जी, विशेष बीमारी याददाश्त खो देने की और एक ये भी है, स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। बार बार कोई इधर से नौचती है, कोई इधर से। शिवाजी जी की फिल्म देखते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे टीचर भी है। ये अच्छी पहल है एकेडमी की फिल्म बना के रखी, पर साहित्यकार मैंने पहले कहीं लिखा भी था, शायद जैनेन्द्र जी के मुझे बहते जैनेन्द्र कुमार का गठियों में तो रहते ही हैं, वो बाद की पीढ़ी के लेखकों में भी रहते हैं। श्रीलाल जी को मैं अपने भीतर इसी तरह पाता हूँ। याद आता है सबसे पहला उनसे जो संपर्क हुआ, मैं बांदा का था और 2-4 किताबें आई थी। तो बांदा लखनऊ के देव जीवन शांत उन्हें उनको लाहक की कि मेरा सम्मान कर दिया जाए। बुंदेलखंड का उनको बुंदेली समाज में उनसे पूछा कि किसको मिलाएं इस मंत्री को, उसने श्रीलाल जी को तो पूछिए तो अगर आ जाए। श्रीलाल जी फौरन तैयार हो गए, जबकि ना उससे भेंट थी कोई और ना लेखन के स्तर पर में कुछ था उसमें। तो बुंदेली भाई लोग जैसे पठान और अनऑर्गेनाइज से होते हैं, वैसे ही देखती ने फर्स्ट बेचा था और उसी में वगैरह नहीं। और श्रीलाल जी ना सूट में आए, तो छोटा सबको कसा हुआ टाई लगा दी और पैंट भी कसा। उनको बेचारे वो पालती मार के वहाँ बैठना पड़ता। मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई। इस बीच एक और हुई तमाशा कि हमारे स्कूल के एक हाई स्कूल एक इंटरव्यू देते, 2 अध्यापक वहाँ इतना दिन पहुँच गए अनइनवाइटेड, श्याम मोहन त्रिवेदी जी और देवेंद्र जी अगर भट करते हुए भाई गोविंद का सम्मान हो रहा है तो मुझे लगा मेरा हो रहा, मैं तो बोलूँगा। और अध्यापक की स्टाइल 45 मिनट तुम भाई दोनों बोली और शिवाजी का धीरज देखिए, बड़े मुस्कुराते हुए उस सबको देख कर। उसके बाद तो कितनी बैठकें, कितनी यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। एक यहाँ की याद आती है मुझको,
तब ज़्यादातर साहित्य अकेडमी पुरस्कार राजकमल के प्रकाशन को मिला करते और शीला संधू जी यहाँ रहती थी रिंग रोड पर, शाम को डिनर होता था जरूर। उसमें अच्छी स्कॉच विस्की, जो अब जैसे नहीं कि अब तो हर जगह स्कॉच विस्की, अब ये भी स्कॉच वो थी। और उससे भी बड़ी चीज़ थी कि सब बड़े साहित्यकार उसको पढ़ते। मेरी पहली मुलाकात दिल्ली के साहित्यकारों से वही हुई। शायद शीला जी ने हमें रिकमेंड कर दिया था, शीला संधू से, कि वो हमें कोई किताब छापी नहीं थी, क्योंकि हमें वहाँ एंट्री दे दी थी। तो शीला जी हमको लिए हुए और एक दो पैक अंदर थे, तो अंग्रेजी खुशी 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 खूबसूरत लड़की, उसके लिए शी करे खुशी दूर खुशी। और उस लड़की ने सुन लिया, वो आई से बुलाया कि मैंने इंट्रोड्यूस किया, इनको राज दरबारी पुरस्कार मिला है उनसे, तो उनसे मुलाकात हुई। एक तीसरी याद जो अभी आ रही है, यहाँ पर हम गए थे, पत्नी बीमार थी, उनकी देखने गए। जबरदस्त अनुशासन था शीला जी, वो 6 महीने करीब शराब और लिखना भी पर बैठे रहते। तो उनको भाभी जी ने शिकायत की मुझसे, मैंने इनसे कहा बैठे रहते हैं, अरे जाओ घूमोगे नहीं तो लिखोगे कैसे। मुझे लगा कि ऐसा शायद अभी तक मुझे कोई ऐसी पत्नी नहीं मिली जो ये कहती हो कि जाओ घूमो, वो भी बीमारी की सामंजस्य उनका। फिर तो उनके साथ एक दोस्ताना संबंध हो गया। मेरा शौक या स्वभाव कह लीजिए रहा है कि मैं साहित्यकारों से उस वक्त की जो हम थे, जो हमारे वक्त के बड़े साहित्यकार, सबसे मिला। उनसे संपर्क के संस्मरण भी मेरी किताब साहित्य साहित्यकार में शीला जी कर। और शीला जी इस मायने में विशिष्ट थे कि दूसरे जो लेखक निर्मल जी, भीष्म जी के साथ थोड़ी सी ये फीलिंग रहती थी कि मैं जूनियर लेखक हूँ, और तेरी है भी। तो शीला जी एकदम दोस्त बना लिया मुझे। महसूस ही नहीं होने देते थे कि आप बातें हैं। और फिर वो बाकायदे सलाह देते हैं। तो जब मैं यहाँ इनकम टैक्स से छुट्टी पाई, मैंने तब फोन आया कि तुम काजल की कोठरी से बेदार निकल आए हो, ये अपने आप में एक बड़ी प्राप्ति है, साहित्य से बड़ी प्राप्ति है। फिर ऐसे ही एक सलाह उन्होंने दी थी कि मैं रिटायरमेंट के बाद अक्षरा का संपादन कर लूँ। तो बोले गोविंद, एक लेखक को 1.5 साल से ज़्यादा संपादन नहीं करना चाहिए। मुझे बड़ा गंभीरता से लिया, और 1.5 तो नहीं लेकिन 2 साल के होते होते मैंने छोड़ा। और वाकई इसका फायदा हुआ कि इसके बाद मैंने कभी उपन्यास लिखी है, कभी अब एक अल्लाहपन, मस्ती उनके रखते जो मैं सोचता हूँ कि उपन्यासकार में जरूरी हो। उदयपुर में एक विश्वविद्यालय के सेमिनार में
बोले चलो यार आपको चिंता नहीं, स्कूटर में चलो। उस किस्म की हर चीज पर हंस लेना, अपने आप पर। एक बार तो मुझसे बोले यार ये राग दरबारी है, मुझको बहुत तारीफ किया, दोबारा करें। इसकी वजह से कोई मेरी दूसरी रचनाओं पर भाई का ध्यान नहीं रहा। तो जब ये हमने प्लान बनाई तो राग दरबारी के लिए अलग से सत्र मैंने नहीं रखा, यही ख्याल करके कि उनका कहना ये था। और सचमुच में एक औपन्यासिक दृष्टि जो होती है, जो यथार्थवादी व्यंगकार ये सब करते रहते हैं। अब व्यंगकार का मामला ऐसा है कि जैसे प्रेमचंद को लोग घसीटते हैं कि मार्क्सवादी थे, जबकि जैनिन जी ने साफ पत्र में लिखा है कि वो मार्क्सवादी कतई नहीं थे। अगर प्रभाव थोड़ा बहुत था तो गांधीवाद। इसी तरह उनके श्रीलाल जी व्यंग उनके डिक्शन में, जुमलों में आता है, जैसे कि उनके बोलने में कभी कभी आ जाता है। बीमार थे लखनऊ में तो मैंने कहा के साथ कितनी महफिलें, कितनी नशिस्तें मेरी हुई थी, तो तुम्हारे लिए कुछ मंगाऊं? मुस्कुरा के मैंने कहा श्रीलाल जी के आपके साथ बैठते इतनी बैठते हुई अब अच्छा थोड़ा लगेगा, और यहाँ बहू रानी जी की बंदिश भी है, तो वो तुम्हें अलाउ कर देगी तुम्हारे लिए। और फिर कहते हैं क्योंकि तुम हैसियत वाले। बड़ी याद है। तो एक तो उनका अल्लाह व्यक्तित्व, और दूसरे अगर आप राग दरबारी के बाहर थोड़ा सा जाएं, जैसे सीमाएं टूटती हैं, उसमें वो व्यक्ति नाम है जो जिस पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि कत्ल इसने किया है, पिता ने नहीं किया, और उसी से वो प्यार करती है, चांद, जिसमें सब भाई बहन जो हैं वो खिलाफ है। एक ये चैलेंजिंग स्थिति है कि जिस व्यक्ति पर ये आरोप हो, जिसके पिता पर, कि उसे जानबूझकर इस आदमी ने फंसाया है, उसी से वो लड़की प्यार कर रही है। इसी तरह इस्लामपुर के संत में बाप भी उसी सुंदरी को चाहता है और बेटा भी उसी को चाहता है। ये स्थिति जो है बड़ी चैलेंजिंग मानवीय स्थिति है। मुझे और याद नहीं आता है, बट 10 क्रोमोसोम में हुसैन का, पर वो बाप भी फिदा है और बड़ा लड़का डिमिट्री भी फिदा है। ऐसे में दोस्तों के उपन्यासों हुसैन का चलता हूँ किस्म की लड़की। श्रीलाल जी के यहाँ सुंदरी एक बड़ी डिग्निफाइड चरित्र है, पूरे भूदान के उसमें जो समर्पित पूरी महिला वही हो करती है। उस चरित्र की डिग्निटी बनाए रखना और इस चीज को
उपन्यास के दृष्टि से देखना, इससे और वो चांद वाले इससे मुझे लगता है कि मूलतः उपन्यासकारी थे और औपन्यासिक दृष्टि थी उनकी। और बड़ी बात थी कि लखनऊ में जहाँ बरगद थे, यशपाल, नागर जी, भगवती चरण वर्मा, वहाँ एक अपनी पहचान बना के आसान नहीं होता और सबसे अच्छे सम्मान। तो ये एक उनका व्यक्तित्व, मस्ती और लड़ना और इस तरह की विषम मानवीय स्थितियों पर नजर, ये बड़े उपन्यासकार ही की लक्षण है। अब राज दरबारी की वजह से उसकी पीड़ा उन्हें भी थी, दूसरे उनके उपन्यासों पर ध्यान नहीं दिया। उन आगे के सत्रों में शायद वो करेंगे लोग, मैं उत्सुकता से सुनूंगा। पर आज इस आयोजन में शिरकत करने में शीला जी देख रहा हूँ, बहुत अच्छा विचार रहा हूँ। मैं तो हमेशा आग्रह करता रहा हूँ कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति हो तो वो भी इसमें आ सकते तो आपका विशेष और मैं उनके गुण याद ही याद करता रहता हूँ, जो मेरे लिए तो वो हमेशा जीवित। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गोविंद मिश्र जी को। और मित्रों, अब मैं बीज भाषण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रामेश्वर राय जी को, जो हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक और दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हिंदी के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष है, प्रोफेसर रामेश्वर राय। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आवाज आ रही है? तो सबसे पीछे बैठे हैं, वहां तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है। हमारी आवाज वैसे ही बुलंद है, मैं भी परफॉर्मेंस करूँ, जोर से बोलो। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, उपाध्यक्ष कुमार शर्मा जी, सचिव के श्रीनिवास जी, साहित्य अकादमी के हिंदी परामर्श मंडल के संयोजक माननीय गोविंद मिश्र जी, शिलाल शुक्ल जन्म शताब्दी समारोह के इस सत्र की विशिष्ट अतिथि विनीता माथुर जी और सभागार में उपस्थित साहित्य अनुराग प्रेमियों और खासतौर पर मेरे गुरु सुरेश पान सर बैठे हुए हैं, मैडम रीता रानी कालीबाग जी बैठे हुए हैं, प्रेम जन्मेजय सर बैठे हुए हैं, अखिलेश जी बैठे हुए हैं। मेरा काम बीज वक्तव्य का है, लेकिन मुझे लगता है कि बीज वक्तव्य हो चुका है। मेरे हाथ में एक मुट्ठी खाद हो शायद, तो इस बीज के आसपास में छिड़क दूं, ये मुझे लगता है कि काफी होगा। शिलाल जी का पूरा परिचय, उनके रचना की समूची यात्रा, उनका पारिवारिक साहित्यिक जीवन, ये सब आपके सामने है।
मैं इसे सौभाग्य समझता हूँ कि श्रीलाल जी को मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। और किसी लेखक को व्यक्तिगत रूप से जानने में उसके साहित्य के मूल्यांकन में बाधाएं पैदा होती हैं। तो मैं एक विशुद्ध पाठक या अध्यापक के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे मन में एक सवाल जरूर है कि जब हम किसी बड़े रचनाकार की शताब्दी मनाते हैं तो हम उसे बड़ा रचनाकार क्यों मानते हैं? क्या हम इसलिए बड़ा रचनाकार मानते हैं कि वो 100 साल का हो गया है, या बड़ा रचनाकार मानने के कुछ कारण अनेक अहमियत होते हैं? मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि साहित्य के इतिहास में और राजनीति के इतिहास में भी कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनके बगैर उस अनुशासन का इतिहास पूरा नहीं होता। मसलन कि हिंदी उपन्यास की दुनिया से अगर प्रेमचंद को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? यानी बड़ा रचनाकार और महान रचनाकार वो होता है, मैं महान कहने से जरूर अभी बचूंगा, बड़ा रचनाकार वो होता है जो इतिहास की यात्रा में एक मोड़ जैसा हस्तक्षेप पैदा करता है। रचनाएं जो बहुत आराम से पैदल चल रही थी, अचानक एक मोड़ पैदा करता है। ये मोड़ किन किन बिंदुओं पर आते हैं? इन मोड़ों की पहचान हम किस तरह से करेंगे? तो मुझे लगता है कि श्रीलाल जी को जब हम याद करें तो मुझे लगता है कि 3 ऐसे बिंदु हैं जहाँ पर उनकी जांच की जा सकती है कि वे वास्तव में बड़े हैं या नहीं। ये जरूर थोड़ी सी दुर्घटना हुई है कि श्रीलाल शुक्ल मतलब राग दरबारी, हम जानते हैं कि 1957 से लेकर के 2001 तक में उनकी रचना यात्रा फैली हुई है और उसमें बहुत तरह की रचनाएं हैं। लेकिन मैं रचनाओं पर खास तौर पर बात इसलिए नहीं करूँगा कि आगे के सत्रों में क्योंकि बातचीत होगी रचनाओं पर, मैं कुछ ऐसे बिंदु देना चाहता हूँ जिसके आधार पर हम एक रचनाकार के महत्व को थोड़ा बहुत देख सकें या रेखांकित कर सकें। 3 कारक मेरी दृष्टि में हैं जिनके आधार पर खास तौर पर कथा साहित्य में हम उसकी भूमिका और उसके कद का निर्धारण कर सकते हैं। उसमें एक है चरित्र। अखिलेश जी बैठे हुए हैं, वो स्वयं बड़े कथाकार भी हैं और संपादक भी हैं, और उनके सामने एक अध्यापक को इस तरह से आधिकारिक आत्मविश्वास के साथ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग को, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मैं अपनी क्लास का अशोक हूँ या चंद्रगुप्त हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी औपचारिकता से कह रहा हूँ कि डरते डरते ये बात कह रहा हूँ। तो 3 चीज़ें हैं जिससे हम एक कथाकार को मापते हैं। एक चरित्र, उसमें कैसे चरित्र हुए। दूसरा ब्यौरे, हिंदुस्तान का जो इतिहास है, आधुनिक हिंदुस्तान का इतिहास, वो बिपिन चंद्र ने लिख दिया है। तो हम इतिहास जानने के लिए तो उपन्यास पढ़ते नहीं हैं। उपन्यास होता कहाँ है? उपन्यास अपने ब्यौरों में होता है। तीसरा है भाषा। तो चरित्र, ब्यौरे और भाषा को एक रचनाकार जब एक निश्चित जीवन दृष्टि में गूंथता है तो उससे रचना तैयार होती है। जाहिर है कि एक रचनाकार को जानने का चौथा जो स्तंभ है, हालांकि वो बोझा मानने की रस्सी है, वह है उसकी रचना दृष्टि। चरित्रों का जहाँ तक सवाल है, हिंदी के जाहिर है कि सर्वमान्य और सर्वादृत और सनातन महत्व के रचनाकार प्रेमचंद हैं। जब उपन्यास पर बात शुरू की तो उन्होंने कहा है कि उपन्यास बुनियादी तौर पर चरित्र है, यानी जो चरित्र है वह उपन्यास का मेरुदंड है। मैं उपन्यास को
मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता है। तो ध्यान रखिए कि प्रेमचंद से पहले हिंदी में एक ऐसा उपन्यास तहलका मचा चुका था जिसके बारे में शुक्ल जी को लिखना पड़ा कि इस किताब को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी, चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री। लेकिन देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता के चरित्र को क्या इतिहास याद रखता है? तो हमें लगता है कि घटनाओं का जो रोमांच है, उत्सुकता है, तिलस्म है, अयारी है, एक खास तरह का जिज्ञासात्मक तनाव है जो उस तरह के उपन्यासों को पढ़वा लेता है। इसलिए पहली बार प्रेमचंद ने उपन्यास में चरित्र को केंद्रीयता दी। इस तरह से उपन्यास एक चरित्र केंद्रित विधा के रूप में स्थापित हुआ। लेकिन अगर उपन्यासों को छोड़ भी दें, कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर भारत की सांस्कृतिक स्मृति में वाल्मीकि न होते या व्यास न होते, या मैं वाल्मीकि और व्यास कह रहा हूँ और कालिदास कह रहा हूँ, तो जाहिर है कि इनके चरित्रों की बात कर रहा हूँ। अगर ये न होते तो हमारा सांस्कृतिक आकाश कितना सूना, कितना रंगहीन होता। इसलिए चरित्रों का महत्व महज रचनाओं में नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक स्मृति को पुनर्जीवित करने में, उसकी रक्षा करने में भी उसकी बड़ी भूमिका है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा बहुत होती है, लेकिन अगर सूरदास नहीं होते तो राधा और कृष्ण भी नहीं होते जिन्हें हम जानते हैं। अगर जायसी न होते तो पद्मावती और नागमती नहीं होती। अगर तुलसीदास नहीं होते तो हम उस राम को नहीं जानते, हम वाल्मीकि के राम को नहीं जानते, हम तुलसी के राम को जानते हैं। और मीरा स्वयं एक चरित्र है। तो इस लिहाज से आधुनिक काल में अगर हम देखें तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा कथा साहित्य जिसके गोमुख पर होरी और धनिया नहीं है, या घीसू और माधव नहीं है, सुनीता त्यागपत्र की विडाल, भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा, अजय का शेखर, यशपाल की दिव्या, रेणु का पावन दास, आधा गांव के खुन्नन मियाँ और राग दरबारी के वैद्य जी, रंगनाथ, जयंती प्रसाद सिंह, सुंदरी, और मुझे जान चाहिए कि वर्षा वशिष्ठ। और मामला केवल हिंदुस्तान का नहीं है। मुझे लगता है कि अगर शेक्सपियर ना होते तो हम ऑथेलो और मैकबेथ को भी नहीं जानते। कि हम जानते हैं कि हमारी कुछ भौतिक जरूरतें हैं, लेकिन मनुष्य और पशु में जो बुनियादी फर्क है कि उसे केवल जीवन की भौतिक जरूरतें उसके जीवन को पूरा नहीं करती। उसे कुछ स्मृतियाँ चाहिए, उसे कुछ संबंध चाहिए, उसे कुछ स्वप्न चाहिए, उसे कल्पना चाहिए, आहत होने के लिए परिस्थितियाँ चाहिए। ये चरित्रों के माध्यम से रचनाकार संभव करता है। श्रीलाल जी के जो चरित्र हैं, क्योंकि उनका रचनाकार काल सुनी घाटी का सूरज से लेकर के राग विराग तक फैला हुआ है, लगभग 44 वर्ष में। जाहिर है कि इस कथित बीज वक्तव्य में मैं उस विस्तार में जा भी नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ चरित्रों को आपके सामने रखता हूँ। और मुझे लगता है कि केवल चरित्र रख देने से चरित्र नहीं आता है। अगर उस चरित्र में इतिहास की उदासियाँ या समाज का कोई तनाव या जीवन की कोई बड़ी विडंबना लिखती हुई नहीं है, तो चरित्र मुझे लगता है कि ताखे पर रखे हुए खिलौने से ज़्यादा नहीं है। तो मैं उस चरित्रों पर बात करता हूँ। श्रीलाल जी पर जब बातचीत हो रही है तो थोड़ा चरित्रों को हम देखते हैं।
मैं 2 उपन्यास के चरित्र ले रहा हूँ और उन चरित्रों पर थोड़ी सी बात करूँ। जाहिर है कि 2 चरित्र तो राजदरबारी से हैं। वैद्य जी के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे गोदान के दाता दिन इस अर्थ में याद आते हैं कि जब तक हिंदू समाज रहेगा, हिंदू धर्म रहेगा, तब तक पुरोहित भी रहेंगे। पुरोहित ही हमारा बैंक घर है। वैद्य जी थे, वैद्य जी हैं, वैद्य जी रहेंगे। ये 35वें पृष्ठ पर, 35 पृष्ठ उपन्यास के निकल जाने के बाद वैद्य जी की एंट्री हो रही है, जो इतना महत्वपूर्ण चरित्र है। लेकिन ये एक औपन्यासिक कला है अपने आप में। शिलाल जी ने बहुत तैयारी के साथ चूंकि इस उपन्यास को लिखा है, उन्हें पता है कि किस पात्र की एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए। वैद्य जी थे, हैं और रहेंगे, इतना काफी था, लेकिन उसको थोड़ा सा डिकोड किया है उन्होंने। अंग्रेजों के ज़माने में वे अंग्रेजों के लिए श्रद्धा दिखाते थे। देसी हुकूमत के दिनों में वे देसी हाकिमों के लिए श्रद्धा दिखाने लगे। वे पुराने देश सेवक थे। इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि उपन्यासों को पढ़ने में पाठक के भीतर कविता की तुलना में ज़्यादा धैर्य होना चाहिए, क्योंकि फिसल जाएगा, वो लगेगा कुछ है नहीं यहाँ पर। बड़ी रचना वह होती है जो अपने विन्यास में इंद्रप्रस्थ का वो महल पैदा करती है जिसमें दुर्योधन गिर गया था। जब पानी है वहाँ पर सूखा है, जहाँ सूखा है वहाँ पानी है। हम फिसल जाते हैं, पता चलता है तो बात है ऐसे ही लिख दिया है उन्होंने, ऐसे नहीं लिख दिया है। वो पुराने श्रद्धा दिखाते थे जब अंग्रेज थे तब, देसी जब समाज आ गया तो यहाँ श्रद्धा दिखाने लगे। ये देश के पुराने सेवक थे। इस सेवक शब्द को आप फैला कर देख लीजिए, कई लोग अपने को सेवक कह रहे हैं। ये दरअसल वैद्य जी की संतानें हैं। उस लिहाज से एक स्टेटमेंट अपनी आंतरिक संरचना में कितना संकेत धर्मी हो सकता है, इससे पता चलता है कि एक रचनाकार की कलम में कितना दम है। रंगनाथ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि रंगनाथ में थोड़ा थोड़ा श्रीलाल शुक्ल उसी तरह से शामिल हैं जैसे गोदान के मेहता में प्रेमचंद हैं। मैंने शुरू में कहा कि ये अच्छा है कि मैं श्रीलाल जी को नहीं जानता। अच्छा भी है, मेरे लिए सुविधा भी है। तो मैं जो एक छवि बनाता हूँ श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल ने क्या लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी किया, थोड़ा व्यंग कर दिया, थोड़ा एक खास तरह तरीके का मजाकियापन है। जहाँ बहुत ज़्यादा विडंबना है, जहाँ बहुत ज़्यादा करुणा है, वहाँ पर भी मजाक है। क्या ऐसा है? मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान में जो लेखक सबसे ज़्यादा तकलीफ में है उसका नाम है श्रीलाल शुक्ल। ये बहुत तकलीफों से रची गई रचनाएं हैं और इसका संकेत रंगनाथ को देखने पर मिलता है। जो पलायन का संगीत श्रीलाल जी स्वयं सुना रहे थे, मुझे चाहिए कि मैं उसको दोहराऊं नहीं, लेकिन इसके बावजूद मैं रंगनाथ के उस चरित्र के उस पक्ष पर जरूर आना चाहूँगा जो उपन्यास के अंत में श्रीलाल जी ने लिखा है रंगनाथ के लिए। तो
आखिरी हिस्सा है। और प्रसंग ये है कि प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि नौकरी वगैरह कर दो, कॉलेज में पढ़ाओ, जिंदगी ऐसे तो नहीं चलेगी। और बहुत 1.5-2 पंक्तियों का एक संवाद है केवल। रंगनाथ का चेहरा तमतमा गया, अपनी आवाज को ऊंचा उठाकर जैसे उसी के साथ वह सच्चाई का झंडा भी उठा रहा हो, बोला, आपकी बातचीत से मुझे नफरत हो रही है, इसे बंद कीजिए। प्रिंसिपल ने यह बात बहुत आश्चर्य से सुनी, फिर उदास होकर बोले, बाबू रंगनाथ, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, पर कुल मिलाकर उनसे यही साबित होता है कि तुम गधे हो। गधे की जो पारंपरिक छवि थी मुहावरे में, मूर्ख की, क्या उसी मूर्खता में मानवीय संभावनाएं बच गई? यानी गधा होकर ही क्या हम अपने मनुष्य होने की प्रामाणिकता की रक्षा कर सकते हैं? ये संकेत है, अंडरलाइन है इसमें। और इसलिए आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद की जो रचनाएं हैं उसमें जहां कहीं रोशनी की उम्मीद है वो पागल है। ये पागल अंधेरे में भी है। और जहां कहीं भी लगेगा कि पूरी उम्मीद है, एक टर्म का इस्तेमाल किया है विश्रामपुर के संत में, जिद्दी उम्मीद। तो क्या मनुष्य बने रहने के लिए या मनुष्य बने रहने की रक्षा करने के लिए ये मूर्खता जरूरी है? मूर्खता एक नए प्रकार की मानवीय योग्यता है आजाद हिंदुस्तान में। इस तरह से व्याकरण और लोक व्यवहार में प्रचलित शब्द के अर्थ को छीनकर या उस अर्थ को अपदस्थ करके गधे और मूर्खता में उन्होंने एक नए मानवीय अर्थ का विन्यास किया। ये उपन्यास करता है, एक बड़ा रचनाकार ऐसा करता है। रंगनाथ के लिए कोई जगह है क्या? रंगनाथ का कोई भविष्य है क्या? रंगनाथ रहते हुए या रंगनाथ का जीवन जीते हुए क्या आजाद मुल्क में उसका कोई भविष्य है? और शिवलाल जी ने लिखा कि कोई भविष्य नहीं। भागो 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 3 बार लिखा है। ये ट्रीटमेंट, ये शैली, ये तरीका, ये युक्त कविता की है। एक बार लिख सकते थे कि भागो, 3 बार इस्तेमाल किया। भागो भागो भागो, यथार्थ तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो कहाँ भागे? इसलिए मुझे लगता है कि यह उपन्यास एक ऐसे मोड़ पर, जिसके आगे अंधेरा है और शायद गहरा गड्ढा है, ऐसे मोड़ पर हमें छोड़ता है जहां गिरने का भय कम, गिर जाने की गुलामी ज्यादा है। यह उपन्यास आजादी के सपनों के टूटने का केवल उपन्यास नहीं है। यह उपन्यास मुझे लगता है कि अपने शहीदों से क्षमा प्रार्थना है कि हम इतने निकम्मे, इतने बेशर्म, इतने मूल्यहीन हो गए। जब आप इसे टेक्स्ट में कहते हैं तो इसका मतलब है कि यह मध्यकाल की एक आत्मिक प्रार्थना है, जिसमें भक्त कहता है कि मैं पतित हूँ, मैं नीचा हूँ, मैं बिगड़ गया हूँ। सारी स्वीकृतियाँ, यह इतिहास की एक मार्मिक आत्मस्वीकृति है जो उपन्यास के पन्नों पर दिखाई देती है। तो चरित्रों का जहाँ तक सवाल है, मैंने केवल अभी राज दरबारी के चरित्र की बात की है। मैं चरित्र लेता हूँ।
विश्रामपुर का संत। मेरे विद्यार्थी बैठे हुए हैं और मैं उनसे कह रहा हूँ, विद्यार्थियों से तो कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के बाद अगर कोई ज़रूरत हो तो विश्रामपुर का संत है, इसे पढ़ो। मेरे पढ़े में मेरी जो स्मृति काम कर रही है कि एक उपन्यास जिसके कारण मैं 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, 2-3 गुनाहों का देवता। लेकिन ये मेरा ख्याल है 45 वर्ष पहले की बात है। इस उपन्यास ने मुझे विचलित किया और मुझे घर पर ये कहना पड़ा मेट से कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, और ये बात कल की है। मैंने कहा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। वो विश्रामपुर का संत है। ऐसा क्या है उसमें, कौन है, क्या ऐसा कह दिया गया है? क्या ये रचना, कोई रचना किसी पाठक के स्नायु तंत्र को इतनी गहराई से प्रभावित कर सकती है? कर सकती है। और इसलिए इस उपन्यास पर मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा। कुंवर जयंती प्रसाद सिंह, नौकरशाह, वर्षित, राजनेता। एक तरह से मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद के हिंदुस्तान की राजनीति और नौकरशाही की देह में जो कैंसर है, उसका एक्सरे की तरह ये चरित्र है। मेरे मन में सवाल था कि क्या हम जयंती प्रसाद सिंह को, कुंवर जयंती प्रसाद सिंह को खलनायक मान सकते हैं? एक उपन्यास में किसी चरित्र को नायक और खलनायक सिद्ध कर देना उपन्यासकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए आप देखेंगे जो बड़े उपन्यासकार हैं, जैसे प्रेमचंद के यहाँ आपको खलनायक बहुत कम मिलेंगे। अगर इधर उधर जा रहे हैं तो बाद में ठीक कर लेते हैं, लेकिन उनके अंतिम उपन्यास में दौरान में खलनायक कौन है? क्या राज साहब खलनायक हैं? नहीं। किसी चरित्र को उठा के देख लीजिए, उसमें खलनायक नहीं है। ये एक बहुत चलताऊ फिल्मी ट्रीटमेंट होगा कि आप तय कर दीजिए कि ये खराब चरित्र है। जयंती प्रसाद सिंह उपन्यास के अंत में बेतवा में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। और खास बात उसमें यह है कि एक व्यक्ति के भीतर जो असलियत है और उसका जो ड्रामा है, ये चरित्र दोनों को देख रहा है। और कहता है कि अगर मरना ही है तो हम इस तरह मरें कि लोग याद करें, लोगों को पता चला कि मैं तो गांधीवादी हो गया हूँ और इसलिए मुझे गांव में चले जाना चाहिए। रंगनाथ गांव से भाग रहा है और जयंती प्रसाद गांव में चले गए, और एक चिट्ठी का खुलासा है जो सुंदरी ने सुशीला को लिखी, और वो चिट्ठी उनके हाथ में पड़ती है, दी जाती है। ये आत्मग्लानि इतनी गहरी है कि जिस लड़की से मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश की, वो तो मेरी बेटी की प्रेमिका है, और प्रेमिका भी कायदे से नहीं है। अभी एक प्रसंग का मैं जिक्र करूंगा। एक बहुत मधुर एक आत्मीय संबंध है बेटे के साथ, और जयंती प्रसाद उस लड़की को शरीर के स्तर पर उपलब्ध करना चाहते हैं, कोई भावात्मक संबंध नहीं। इसलिए जो आत्महत्या है, यह अपनी लंपटता के प्रति एक विरल मानवीय अपराध बोध का परिणाम है। और किसी भी व्यक्ति में अगर अपराध बोध है तो इसका मतलब है कि गुंजाइश है, इसका मतलब है कि सुबह हो सकती है, इसका मतलब है कि चीजें बदल सकती हैं। राज दरबारी बिल्कुल अंधेरे मोड़ पर खत्म होता है, और विश्रामपुर का संत
आत्महत्या की। क्या यह आत्महत्या नए हिंदुस्तान की किसी उम्मीद की तरफ इशारा कर रही है? तो जयंती प्रसाद हैं, लेकिन जिस चरित्र ने मुझे विचलित किया वो सुंदरी है। और मैं सुंदरी का एक पत्र आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्त्री विमर्श वगैरह की हम लोग बात काफ़ी करते हैं, चलन में भी है, बाजार में भी है, ज़रूरत भी है। शिलाल जी के यहाँ स्त्रियाँ बहुत कम हैं। मैं आपको सुंदरी के उस पत्र की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसमें सुशीला को लिखी है, और वही पत्र जयंती प्रसाद के यहाँ लिखा है। उस पत्र को कोट करना पड़ेगा, इसलिए किताब मैं खोल रहा हूँ। बीच बीच में से जो मेरे काम का हिस्सा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। जिन्हें बहुत विश्वास के योग्य माना जाता है, ये पत्र है, जिन्हें बहुत विश्वास के योग्य माना जाता है, वे भी महिला सहकर्मियों के साथ अवांछित चेष्टाएं कर बैठते हैं। हमें समझदारी और संतुलन के साथ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम हमेशा अपना सिर नहीं पीटते, और कुंवर साहब ने कुचेष्टा भर नहीं की। उन्होंने बाकायदा विवाह का प्रस्ताव रखा, भले ही वह प्रस्ताव आवेश में किया हो, या जैसा कि तू कहती है अपने अपराध को ढकने के लिए, पर प्रस्ताव उन्होंने किया और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। वाइंड अप करें। इस तरह से मुझे लगता है कि जो चरित्रों का विन्यास शिलाल जी ने किया है वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। और अगर थोड़ा सा शांत होकर, थोड़ी संवेदनशीलता के साथ, थोड़ा सा अपने मनुष्य होने को याद करते हुए हम उनके उपन्यासों को पढ़ें, तब मुझे लगता है कि आज़ादी के हिंदुस्तान की जो भयावहता है। और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदी आलोचना को जो सहज उपलब्ध शब्द हैं, जैसे यथार्थ, जैसे विचारधारा, जैसे चरित्र चित्रण इत्यादि, आलोचना के सारे औजार नाकाफी हैं उनके उपन्यासों को खोजने और समझने के लिए। इसलिए हिंदुस्तान के स्तर पर मुझे लगता है कि उनकी भूमिका वही है जो महाभारत में संजय की थी। अंधे धृतराष्ट्र से कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध का विवरण देता है। शिलाल जी आज़ाद हिंदुस्तान के बाद जो बन रहा हिंदुस्तान है उसकी विभीषिका को, इतिहास के अंधे धृतराष्ट्र को का वर्णन कर रहा है। तो इसलिए ब्यौरे बहुत हैं, डिटेल बहुत हैं। शिलाल जी को याद करने का अर्थ अपनी बेहोशी से बाहर निकलना है। धन्यवाद। इस बीज का मैंने 2% ही कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामेश्वर राय जी को। तो श्रीलाल शुक्ल जी का रचनात्मक फलक इतना विस्तृत है कि उसको बीज भाषण के रूप में संक्षेप में रखना सचमुच एक दुष्कर कार्य है। और
मैं तो जब बंगाल में था, बांग्ला के कार्यक्रम जब मैं आयोजित करता था और किसी संगोष्ठी में जो है किसी बीज भाषणकर्ता के लिए अप्रोच करता था किसी को, तो वो लोग कहते थे कि 15 मिनट 20 मिनट कैसे इसमें बात करेंगे, कम से कम बीज भाषण के लिए 40 मिनट तो चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रामेश्वर राय जी को सुनना हमेशा सुखकर होता है, जिस तरह से वे बात करते हैं, बताते हैं, चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। एक संशोधन करना चाहूँगा कि मैंने उनके परिचय में कहा था कि वो दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में थे, तो ऐसा नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत हिंदू कॉलेज के हिंदी विभाग में वे कार्यरत रहे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शिलाल शुक्ल जी की सुपुत्री डॉक्टर विनीता माथुर जी को, जो सामाजिक विषयों पर लगातार लिखती रही है और आज तक भी प्रोफेसर रही है, दिल्ली विश्वविद्यालय की संलग्न रही है, डॉक्टर विनीता माथुर। नमस्कार। समय के अभाव के कारण मैं सोचती हूँ मैं अपना वक्तव्य पढ़ दूँगी, पढ़ना बेहतर होगा तो शायद जल्दी चलेगा, नहीं तो बीच में इधर उधर रैम्बल करने लगता है। नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। मैं शिलाल शुक्ल जी के 4 बच्चों में सबसे छोटी हूँ। जब मुझे अकादमी ने इस अवसर पर यहाँ बोलने के लिए कहा तो मुझे अत्यंत संकोच हुआ। मेरी झिझक का कारण ये था और है कि आप सब साहित्य और हिंदी के विद्वानों के सामने एक साहित्यकार के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ। न हिंदी न ही साहित्य मेरा विषय है। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी भूगोल पढ़ाती रही हूँ। फिर मुझे आश्वासन दिया गया और कहा गया कि मैं अपने पिता के साहित्य और लेखन के बारे में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व और स्वभाव और निजी जीवन के बारे में अपनी व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य से आप लोगों से कुछ साझा करूँ। अपने इस वक्तव्य में मैं यही प्रयास करूँगी। लेखक शिलाल शुक्ल जी को तो आप सब जानते हैं, अभी बहुत कुछ कहा गया है। अब मैं अपने पिता से आपका परिचय कराऊंगी। मेरे पिता हम चारों 3 बहनों और एक भाई के लिए सिर्फ पापा थे। पिता का दायित्व भली भांति निभाया, दुलारा पुचकारा, सामर्थ्य के अनुसार अच्छा खिलाया पहनाया, अच्छी शिक्षा दी और ज़रूरत पड़ने पर डांटा भी। और एक बात की मुझे खुशी है कि हमारी पीढ़ी की परंपरा से बिल्कुल हटकर हमारे पापा मम्मी ने हम लोगों को एक थप्पड़ तक नहीं मारा। मेरे सारे साथी दोस्त आसपास के बच्चे खूब पिटते थे, लेकिन हम लोगों को आज तक एक थप्पड़ मम्मी पापा किसी से नहीं पड़ा। पापा को संगीत में बहुत रुचि थी, विशेषकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में। ये रुचि उनके विवाह के बाद और गहरी हो गई, क्योंकि मम्मी सिर्फ संगीत प्रेमी ही नहीं थी, बल्कि संगीत ज्ञाता भी थी। 1948 में BA में उनका एक अध्ययन का विषय शास्त्रीय संगीत भी था। पापा मम्मी के संगीत प्रेम ने उन दोनों को जीवन भर मित्रता और घनिष्ठता का वरदान दिया, जो आपने कहा था। पापा को खुद गाने का और हम सब बच्चों को सुनने का बहुत शौक था। रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन लंच के पहले वो हारमोनियम लेके बैठ जाके हम सब लोगों को इकट्ठा कर लेते, खुद गाते और हम चारों को बारी बारी से गवाते थे। कभी भजन, कभी हिंदी, कभी छोटा ख्याल, यहाँ तक कि फिल्मी गाने भी सब गवाते थे। दोनों बड़ी बहनों के विवाह के बाद बस मैं और आशु भैया, जो कि मुझसे 2 साल बड़ा था, गाने को रह गया। और गाने से बचने के या टेस्ट की तैयारी कुछ भी। पापा ने लखनऊ और इलाहाबाद में सांस्कृतिक सम्मेलनों का आयोजन किया। हम भाई बहनों को इसीलिए चोटी के बल्कि लोकप्रिय उपन्यास भी, इंग्लिश के बेस्ट सेलर्स, रोमांचकारी
अपराध और जासूसी कथाएं बड़े चाव से पढ़ते और मुझे भी पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे गुंटर ग्रास, गैब्रियल गार्सिया मार्केस, ग्रेहम ग्रीन, जॉन ले कार्के और रेमंड चैंडलर तक की किताबों से परिचित किया। जब मैं हॉस्टल में थी तब पापा और मैं 3-4 महीने में एक दूसरे को किताबें रेकमेंड करते थे। उनके दिल्ली आने पर या मेरे लखनऊ जाने पर आपस में किताबें एक्सचेंज होती। इस तरह मैंने कुछ उच्च कोटि का, कुछ साधारण और कुछ एकदम बकवास फिक्शन भी पढ़ा। उच्चतम लेखकों और नोबेल प्राइज, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की कृतियों को मैंने पापा की बदौलत ही पढ़ा। पापा की लेखन क्रिया बहुत ही अनुशासित थी, बहुत डिसिप्लिन थे। रात को कितनी भी देर से सोए हों, वे सुबह 4 या 4:30 बजे उठकर करीब 2.5-3 घंटे लिखते और उसके बाद ऑफिस जाते थे। इसीलिए वो सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा में होने के बावजूद लिख पाए। जब किसी उपन्यास का लेखन प्रवाह जोर पकड़ लेता तब वो ऑफिस से छुट्टी लेकर 2-3 हफ्ते या कभी महीने भर तक के लिए किसी हिल स्टेशन पर सर्किट हाउस, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस या डार्क बंगले में अकेले रहकर लिखते। कभी फिल्म में भी उन्होंने खुद कहा है। मुझे याद है कि जब किसी रचना का दूसरा या तीसरा ड्राफ्ट उन्हें अच्छा लगता तो मम्मी को या मम्मी से जो भी आसपास आना होता उसे पढ़कर सुनाते थे। इस तरह राग दरबारी के कई चैप्टर मैंने भी सुने, पर उस 8-9 साल की उम्र में मुझे कहाँ पता था कि ये क्या बनने वाली है। शायद 1972 की बात है। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका ने उनसे कुछ लिखने का आग्रह किया। पापा ने पहले तो मना कर दिया, पर यह जानने के बाद कि वो सीरियलाइज होगा वह सहमत हो गया। पर शर्त ये थी कि वो कुछ हल्का फुल्का जासूसी उपन्यास लिखेंगे। इसी बात के कुछ साल पहले की बात है। एक शाम अपने पुराने IPS मित्र RN माथुर, जो उस समय लखनऊ में SP CID के पद पर पोस्टेड थे, उनके साथ बैठे हुए पापा ने उनसे कुछ इंटरेस्टिंग पुराने क्रिमिनल केसेस के बारे में बताने को कहा। उन्होंने अगली शाम ऑफिस से आकर 5-6 पुराने सुलझाए हुए और बंद केसेस की पुलिस फाइल्स पापा के पास भिजवा दी। उन्हीं में से एक घटना से प्रेरित होकर बाद में आदमी का जहर लिखी गई, जो कि उपन्यास के रूप में 1974 में प्रकाशित हुई। और पापा के वो मित्र वही माथुर साहब अब पिछले 4 दशकों से मेरे आदरणीय ससुर जी हैं। पापा के व्यक्तित्व में द्वेष का भाव जरा भी नहीं था। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर के लगभग सभी लेखकों से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से किसी की भी रचना लोकप्रिय होती या पुरस्कृत होती तो उसकी खुशी में उन्हें बुलाकर हमारे घर में पार्टी होती। हम भाई बहनों के लिए तो भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल जी, केशव चंद्र वर्मा जी, अमृतलाल नागर जी, कुंवर नारायण जी, ममता कालिया जी, गिरिराज किशोर जी, सिर्फ वर्मा अंकल, यशपाल अंकल, नागर अंकल, केशव अंकल, कुंवर अंकल, ममता आंटी और गिरिराज अंकल ही थे। अप्रैल 1974 में मेरी छोटी दीदी मधुलिका की शादी थी। इलाहाबाद में शादी के सारे कार्य होने थे। उन्हीं दिनों मेरे इंटर फर्स्ट ईयर यानी 11th के इम्तहान चल रहे थे। आशु भैया का भी इंटरमीडिएट फाइनल 12th बोर्ड का एग्जाम था। पापा, मम्मी, दीदी और अन्य परिवारजन कुछ दिन पहले इलाहाबाद पहुँच चुके थे। 20 तारीख को ठीक शादी के दिन हम दोनों का आखिरी पेपर था। भैया और मैं अपने एग्जाम से 12:30 बजे के करीब फ्री हुए, घर आकर तैयार हुए। फिर 2:30 बजे भगवती चरण वर्मा अंकल अपने बेटे धीरेन्द्र भैया के साथ अपनी नई एम्बेसडर में हम दोनों बच्चों को पिक करके लखनऊ से इलाहाबाद ले गए। इतनी भीषण गर्मी थी कि अंकल रास्ते में रुक कर हमें ठंडा कोका कोला, आइसक्रीम वगैरह भी दिलवाते रहे। मुझे उस उम्र में आभास भी नहीं हुआ कि मैं किन हस्तियों के साथ परिवार की तरह इंटरैक्ट कर रही हूँ। पापा के बारे में एक तथ्य शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि उन्हें पिस्तौलों, बंदूकों, फायर आर्म्स का शौक था। शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। उनके पास अलग अलग तरह के कई वेपन्स थे, राइफल, पिस्टल, रिवॉल्वर और यहाँ तक कि डबल बैरल गन, 2 नाली बंदूक थी। वो सबकी रसीदें, लाइसेंसेस और उनको साफ करने की किट सब बड़े संभाल कर रखते थे। कभी कभी वो अपने गांव अतरौली में नहर के किनारे सबसे दूर वाले खेत में जाकर निशानेबाजी करते और हम लोगों को भी सिखाते थे। कानपुर की पोस्टिंग के दौरान वहाँ पुलिस लाइंस की शूटिंग रेंज में
मुझसे टारगेट प्रैक्टिस करवाते। कभी कभी मम्मी भी शूट करती थी। इस प्रैक्टिस के फलस्वरूप एक दो एमेच्योर शूटिंग प्रतियोगिताओं में मम्मी ने और मैंने इनाम भी जीते। बाद में पारिवारिक परिस्थितियों के कारण भतीजों की शादी पर एक एक करके सारी बंदूकें बेच दी गई। आखिर में पापा की फेवरेट स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर मेरे विवाह के करीब 2 साल बाद इंदिरा नगर के घर में पीछे के 2 गेस्ट रूम बनवाने के लिए निकाल दी गई। पापा को आडंबर और दिखावे से बहुत चिढ़ थी। वो सबसे सहजता सरलता से मिलते थे। घर पर रोज अखबार देने वाले मिश्रा जी, दूध वाले रामचंद्र भैया, सोने की पान की दुकान वाले पांडे जी और बड़े से बड़े सरकारी अफसर से वह समान भाव से मिलते थे। जाड़ों में अखबार वाले मिश्रा जी की चाय, सुबह की चाय पापा की सुबह की चाय के साथ फिक्स थी, बंधी हुई थी। गाँव का दूर दराज का रिश्तेदार भी हमारे घर से खाना खाए बिना नहीं जा सकता। उन्हें मित्रों और संबंधियों को घर बुलाना बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में हम लोगों का घर दशकों तक एक ओपन हाउस था, जहाँ मित्र, रिश्तेदार, पत्रकार, नए उभरते कवि और लेखक बुलाए नहीं जाते थे, खुद आते रहते थे। मम्मी भी सभी का उतने ही प्रेम से स्वागत करती। भैया और मैं इसी माहौल में बड़े हुए, पर हमें कभी कभी खींच भी होती थी कि कभी तो बस हम 4 लोग अकेले बैठे, रोज कोई न कोई आता था, हमेशा घर में कोई न कोई बैठा। जब हम चारों भाई बहनों के विवाह हो गए और हमारी अगली पीढ़ी आई, तब पापा कॉन्शियसली अपने नाती नातिन और पोते पोती से कनेक्टेड रहने के लिए काफ़ी प्रयास करते रहे। अगर मेरी बेटी नंदिनी MTV पर अंग्रेजी गानों के वीडियोस देखती तो वो पूछते कि क्या ये मैडोना या लेडी गागा सच में अच्छी सिंगर्स हैं? क्या एमिनेम का रैप कोई मायने रखता है? अपने पोते उत्कर्ष और बहू साधना के साथ क्रिकेट के वनडे इंटरनेशनल देखते थे। 2008 से IPL के लगभग सारे मैचेस देखते हैं और घर के बच्चे और मेरे पति सुनील से, जिन्हें क्रिकेट का बहुत सवाल है और खेल का अथाह ज्ञान भी है, उनसे खेल की बारीकियाँ समझने का प्रयास करते हैं। समकालीन फैशन, ट्रेंड्स, संगीत, फिल्में, भोजन, स्पोर्ट्स सभी के बारे में जानने की जिज्ञासा थी उन्हें। इसीलिए वे अपने जीवन के 8 दशक पूरे करने तक मन और मस्तिष्क से बूढ़े नहीं हुए। हम लोगों के कई मित्र हमारी गैर मौजूदगी में पापा से मिलने जाते रहे और उनके साथ बातचीत में समय बिताते थे। और हाँ, उनके लिए बोनस ये भी था कि उन्हें वहाँ समोसे सस्ते और जलेबी भी मिलते थे। अब मेरे खुद के बच्चों के विवाह हो गए हैं। मैं रिटायर हो चुकी हूँ और मेरे पति भी सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं। मैं 10 सालों को याद करती हूँ तो समझ में आता है मैंने पापा से बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके कई गुण अनकॉन्शियसली सहजता से आत्मसात कर दिए। विनम्रता, सरलता, उदारता और संस्कार की विभिन्न चीज़ों के बारे में जिज्ञासा। मैंने जो अभी आपसे शेयर किया वो पापा के बारे में मेरा अपना अनुभव था। मैंने उनके साहित्य और रचनाओं के बारे में बात नहीं की। उसके लिए आप सब विद्वान यहाँ उपस्थित हैं। जैसा मुझे अकादमी से संकेत मिला था, उसके अनुसार ये पूरा कथन मेरे व्यक्तिगत पर्सपेक्टिव से है। मेरी अब यही आशा है कि मैं अपने पापा श्री शिवराज शुक्ल के नाम को साहित्य के संसार में जिंदा न होने दूं। साहित्य अकादमी ने उनकी जन्मशती संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसके लिए परिवार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। मैं अकादमी को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस सत्र में आमंत्रित करके आप सबको संबोधित करने का अवसर दिया। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद रेबिका जी। अकादमी आपकी कृतज्ञ है और साथ ही आपकी बड़ी बहू रेखा जी का भी कृतज्ञ है कि वही हमारे साथ और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर माधव कौशिक जी को उनकी अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। परम आदरणीय अग्रज गोविंद मिश्र जी,
बहन वनीता जी, मैडम कुमुद शर्मा जी, डॉक्टर रामेश्वर राय जी, श्रीनिवास राव जी को अचानक मंत्रालय में बुला लिया। सामने बैठे आदरणीय ममता जी, गौड़ साहब, अखिलेश जी और सारा मानस परिवार, सबके नाम लेने मैं लगभग 95% मित्रों के नाम ले सकता हूँ। मित्रों, कायदे से तो ये समाप्त हो जाना चाहिए था 12 बजे, क्योंकि अगला सत्र 12:30 बजे शुरू होना है। जब भी हम किसी बड़े रचनाकार की जन्म शतवार्षिकी मनाते हैं तो मैं अक्सर एक बार जरूर कहता हूँ कि ये एक रिविजिट करने का, जैसे अंग्रेजी वाले बोलते हैं कि साहित्यकार को रिविजिट करना चाहिए, हमारे लिए सिर्फ रिविजिट नहीं है, ये एक ऋषि ऋण उतारने जैसा। हमारे समाज में बहुत सारे ऋण हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, उसमें एक ऋषि ऋण भी है। तो ऋषि ऋण समाज उतारता, संस्थान उतारता है। तो आप सब इस यज्ञ में शामिल हुए, मैं बड़ा आभारी हूँ, धन्यवाद। मित्रों, बहुत कुछ बोलने का दिमाग में था मेरे, लेकिन जो बीज वक्तव्य रामेश्वर राय जी ने दिया वो तो पूरा वृक्ष वक्तव्य था, बीज वक्तव्य मेरा। सच बात तो ये है कि जब मुझे भी बहुत 50 साल पहले की बात याद आ रही थी, बहुत सारी चीज़ें। जब राग दरबारी आया तो पूरे देश का इंटेलेक्चुअल जो समाज है वो 2 हिस्सों में बन गया। एक को बहुत पसंद आया, दूसरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया। मैं पसंद शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा, समझ कर रहा। वो जो लोग गोविंद मिश्र की तरह, मेरी तरह, जो अंग्रेजी की परंपरा से आए थे, उन लोगों को पता था कि ये बहुत बड़ा मॉडर्न क्लासिक है। जब हम फिल्म देख रहे थे और बहन वनीता ने भी जिक्र किया, उन्होंने 3 उपन्यासकारों का जिक्र किया है जिनको उन्होंने पसंद किया था, पढ़ा था। उसमें पहला नाम साल बैलो था। और वो तीनों के तीनों जो रचनाकार थे वो वैश्विक उपन्यास दृष्टि के माहिर थे। आपने दोस्तोवस्की का मुझे उनका नाम लिया। विदेशी उपन्यासकार, खास तौर पे उस समय के जो बड़े रूसी, फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, जिसमें मैं हेमिंगवे और मोपासा भी शामिल करता हूँ। दोस्तोवस्की के अलावा मैं सर्वेंटीज का डॉन क्विक्सोट भी शामिल करता हूँ। वो एक दृष्टि थी जो हिंदुस्तान के रचनाकारों में बहुत सारी भाषाओं में थी, हिंदी में केवल हमारे यहाँ अब हमारे सामने 2 हिस्से होते हैं। जब आप समाज के बहुत भयंकर विद्रूप को रखना चाहते हैं, मानवीय विसंगतियों को रखना चाहते हैं, आपके पास शब्द और जो परंपरागत भाषा है वो पंगु हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। फिर आपके सामने 2 चीज़ें बचती हैं, या तो आप व्यंग्य के माध्यम से कहेंगे या काफ्का की तरह फैंटेसी का इस्तेमाल। अब उनके पास यही एक रास्ता था और दूसरा रास्ता नहीं। तो जब श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत सरकार का सरकारी अधिकारी ये सब लिख रहा है, राग दरबारी के बाद क्या किसी बड़े अधिकारी ने हिम्मत की लिखने की? सोच के देखिए, वो कितना ज़्यादा सरल व्यक्ति अंदर से कितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमें मालूम है किस तरह के लिखने वालों पे कितना दबाव होता है। व्यंग्यकार जो भी होगा, मन से वो समाज सुधारक होता है। वो अपनी जबान से प्यार करता है, अपने देश से, अपने समाज से प्यार करता है। ये उसका एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करता है। किसी तरह ये सोए हुए लोग जागे, और वो कितनी ज़्यादा गंभीरता से, रामेश्वर राय जी मेरी बात सुनो मैडम की ना, ये क्योंकि आपने इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। बहुत सारी चीज़ें हमारे हिंदी जगत में, हम 24 भाषाओं में काम करते हैं, तो हमें ये भी मालूम है कि हमारी भाषा में कहाँ तक चीज़ें बची हुई हैं।
मैं 50 ऐसे उपन्यासकारों का जिक्र कर सकता हूँ जो वैश्विक दृष्टि से आए, जिसमें दक्षिण के अखिलन भी है, मुजरिम हाजिरों का भी व्यक्ति है, जिस आपने उपन्यास, उनकी बहुत सारे उपन्यास अपराध कथाएं कह के छोड़ दिए गए, क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी अपने अंदर नहीं बैठना चाहता, वो अपने उस अंदर अंधेरे कोने को देखने से डरता है। विश्रामपुर का संत हमारे सामने क्या आज नहीं है, मैं नाम नहीं बताना चाहता, आप समझ के देखिए, पिता पुत्र दोनों संत हैं। और चीजों को डिकोड करिए, चीजों की रेलेवेंस निकालिए। वो व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि का था, वो सारे उपन्यास आज घटित हो रहे हैं। और हमने केवल राग दरबारी बड़ा, बाकी बड़ा ही नहीं, अपराध कथाएं कह के छोड़ दी। जब आप इनका मूल्यांकन उस वैश्विक धरातल पे जाके करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि राग दरबारी के अलावा बाकी जो चीजें हैं वो इंसान के अंधेरे कोनों को तलाश है। और सबसे बड़ा व्यंग्यकार वो होता है जो चपत तो अपने गाल पे लगाता है, लेकिन निशान पूरे समाज के बदन पे लगाता है। वो निशान हमारे बदन पे आज भी है, और उसकी दृष्टि कितनी जबरदस्त है। हम गांव में पैदा हुए, राग दरबारी में आता है कि जो सड़कों पे, दीवारों पे जो लिखा जाता है, मच्छर भी है, मच्छर है, मलेरिया नहीं, बवासीरी का शर्तिया इलाज, इस तरह की चीजें भी। रंगनाथ का वो जो गांव था, उस गांव का जो स्कूल मास्टर था, अब उसी गांव में विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर है। और वो जो गांव की छोटी छोटी डिस्पेंसरी थी, और वो मेडिकल कॉलेज है। वैद्य जी अब दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर बन के बैठे हुए। तो समाज इसलिए जो विद्रूप उस समय था, आज उसका और भी भयंकर रूप है, लेकिन हमारे पास कोई श्रीलाल शुक्ल नहीं है जो उस पतन की पराकाष्ठा को दिखा सकता। ये बात तो मित्रों, अच्छा एक बात और, जब हम फिल्म देख रहे थे उनकी कविताओं का भी दिख रहा, लेकिन मैं परिवार से ये निवेदन करूँगा, अगर उनकी कोई कॉपी मिले, वो कविताएं हमें दे दे, साहित्य अकादमी सहर्ष में पढ़ना चाहिए। तो मित्रों, वाकई बहुत सारा समय हो गया। जिन गरीब वालों की, जैसे कहते हैं, समस्या ये है कि हमने आगे भी देखना है। तो राग दरबारी के माध्यम से श्रीलाल शुक्ल ने जिस हिंदुस्तान का चित्र खींचा था, वो चित्र उससे बहुत आगे विद्रूप हो चुका है, उससे आगे बढ़ गया। ये एक बात और मैं याद आई गोविंद जी की बात से। गोविंद जी, आपने तो उनका कहना मान लिया था कि लेखक को 2 साल से ज़्यादा संपादक नहीं होना चाहिए, लेकिन ऋतु पढ़ने और अखिलेश ने नहीं माना। ये बहुत वर्षों से, और लेखक नहीं है, इसलिए नहीं माना क्योंकि श्रीलाल शुक्ल जी खुद कह के गए हैं कि नाफरमानी भी बहुत अच्छी है। तो कुछ एक नाफरमान करने वाले विद्वान हमारे बीच हैं, उन सबका हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। मित्रों, इन 2 दिनों में अब हमारे दिमाग में एक बात और आती है, हिंदुस्तान में बहुत देरी से पढ़ा जाता है और समझा उससे भी देरी से जाता है। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि राग दरबारी की बजाय वो जो बाकी उपन्यासों में पढ़ें और देखें कि इंसान के अंदर कितने अंधेरे कोने हैं, और आप ये आशा करना छोड़ दें कि लेखक कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई नेता नहीं होता। वो आपको अपनी पहचान देता है, आपको बताता है। बढ़िया सर्जन वो है जो बीमारी का ठीक से डायग्नोज करता है। जिस दिन ठीक से डायग्नोज हो जाता है, बीमारी स्वतः ठीक होने की शुरू हो जाती है। तो व्यंग्यकारों का ये काम है, और उनकी रचनाओं में केवल व्यंग्य नहीं है, इंसान के वो जो अंधेरे कोने हैं, उन्हीं में कहीं ना कहीं रोशनी भी छिपी हुई है। तो उनको पढ़ते हुए जो लोग, जैसे मैंने बताया कि वो
वैश्विक औपन्यासिक परंपरा को जानते हैं, उनको लगता है कि हिंदी में अगर किसी की प्लेसमेंट हो सकती है तो सिर्फ राग दरबारी की हो सकती है। धन्यवाद। जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर कुबेर शर्मा जी को समाचार वक्त करने के लिए। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक जी, हिंदी की सलाहकार के संयोजक श्री गोविंद विष्णु जी, प्रोफेसर रामेश्वर भाई जी, श्रीमती विनीता माथुर जी, और इस सभागार में पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति में कथाकार बैठे हैं। अखिलेश ने तो पूरी दुनिया ही लिख डाली है शिवलाल शुक्ल जी की, पूरा काम है उनका। सुरेश दुपर्ण जी हैं, एक और साहब हैं, विनोद जी है पीछे, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों और मेरे युवा छात्रों, विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र दिखाई दे रहे हैं। समय बहुत हो गया है, लगभग समाप्त हो गया, मेरे लिए समय बचा ही नहीं है और अध्यापकीय शैली पर तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। और मैं सोच रही थी कि तरीका क्या अपनाऊं कि 5 मिनट में मेरी बात समाप्त हो जाए, क्योंकि अगर बात कहने को आऊँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, उसको काटना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ पर जो बातें कही गई हैं या जो फिल्म हमने देखी है उसी से कुछ निकाल करके कहने की कोशिश करूँगी। जब हम फिल्म देख रहे थे तो शिवलाल शुक्ल जी की नातिन, अगर नंदिनी माथुर के ही नाम था, और वहाँ नंदिनी ने जो बातें कही वो मेरे दिमाग में, मैं घूम रही थी। कहा कि वो बहुत अच्छे थे, नाना के लिए कहा, बहुत अच्छी बात करते थे, बहुत दिलचस्प बातें करते थे, बहुत कुछ नया बताते थे और उनके साथ बहुत मज़ा आता था बात करने में। लेकिन एक शिकायत है उनसे, नातिन कह रही अपने नाना के लिए कि एक शिकायत है उनसे कि उन्होंने हमें कभी राग दरबारी मुझे कभी पढ़ने नहीं दी। साथ में विनीता जी बैठी थी, मैंने कहा कि क्या सही बात है? बोले हाँ, एक बार नहीं 3 बार। वो हाथ से उन्होंने किताब छीन ली और कहा कि बड़ी वाहियात किताब है, इसको मत पढ़ो। अब यहाँ अटक गई हूँ कि जिस रचनाकार की ऐसी रचना जो उसकी प्रसिद्धि का आधार बन गई हो, उसके लिए वो रचनाकार कह रहा है कि बड़ी वाहियात किताब है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बात कहीं ना कहीं शिवलाल जी के मन में होगी जरूर कि जिन क्षुद्र प्रवृत्तियों को उन्होंने राग दरबारी में उभारा है, जिस अमानवीय स्थितियों को उसमें बेनकाब किया है, जिस भ्रष्टाचार की पोल उन्होंने खोली है, और खास तौर पे मनुष्य की जो क्षुद्र प्रवृत्तियां हैं उसके कम से कम वो भद्र चितेरे नहीं थे। ये बात कहीं मुझे लग रही है कि वो मान के चल रहे थे कि उनका मैं भद्र चितेरा नहीं हूं। और अगर आप देखें तो इसको लेकर के जो बहसें होती हैं उसमें ये वाली बात भी कहीं ना कहीं आती है। लेकिन आज़ादी के बाद का जो भारत है, और अगर मैं बात करूँ तो 68 में प्रकाशित होती है, 69 में इसको 1969 में इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है। लेकिन हम इंटरव्यू देख रहे थे तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि 1 साल तक ये चूंकि वो सरकारी नौकरी में थे, उनको अनुमति लेनी पड़ी कि कहीं बाद में कुछ ऐसा ना घट जाए तो उससे पहले ही प्रिकॉशन ले लिया जाए, तो उन्होंने उसके लिए फाइल भूमि थी, तो वहाँ भी उनको समय लग गया। जाहिर है कि लिखने में भी 2-3 साल लगे होंगे। और उसकी तस्वीर मुझे लगता है कि 60 के बाद बनी है। और अगर सन 60 का आप समय देखें तो वो समय है कि आज़ाद भारत में सन 60 तक हर व्यक्ति के मन में एक आशा रची हुई। उससे लग रहा था कि हाँ कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, लेकिन
भाई कहीं ना कहीं लोकतंत्र नया है, धीरे धीरे हम सुधर जाएंगे, स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन सन 60 का जो समय है वहां पर आकर के ये लगने लगता है कि नहीं, जिस तरह से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियां जो है, विसंगतियां, अंतर्विरोध, विरोधाभास उभरने लगते हैं और विनाश की प्रक्रिया वहां से शुरू हो जाती है, वहां पर व्यक्ति को ये लगने लगता है कि नहीं, अब ये जो दौर है वैसा लग रहा है कि कुछ सुधरने वाला नहीं है। उसको ये लगने लगता है कि कोई भी मानवीय सरोकार अब हमको इनसे बचा नहीं पाएगा। और यही वो जमीन है जहां से राग दरबारी की थीम जो है पैदा होती है। बहुत बातें नहीं करने का समय है मेरे पास, लेकिन जब मैं इसको पढ़ती हूँ राग दरबारी को, तो मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि सन 60 के बाद का एक पॉलिटिकल कल्चर उभर करके आता है, या इसको दूसरी तरह से कहें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाज शास्त्र, जिसमें राजनीतिक व्यवहार के हित साधन को आप बहुत अच्छी तरह से ढूंढ सकते हैं, और किस तरह से सामाजिक संरचना में जो हित की बात है, कैसे हित समूह एक हो जाते हैं, और कैसे जो है एक शैक्षणिक संस्थान जो है उनके साथ भागीदारी करने लगता है, कैसे उनके प्रभाव में आ जाता है, इसका बहुत बड़ा कह लीजिए पलट जो है आपको राग दरबारी में दिखाई देता है। तो मैं कह सकती हूँ कि राजनीतिक व्यवहार की बहुत सारी बातें यहाँ कही गई, और बहुत कुछ लिखा जा चुका है कि लोकतंत्र, भ्रष्टाचार, विकराल होती हुई विसंगतियाँ, लेकिन एक राजनीतिक व्यवहार का अगर आपको अध्ययन करना हो तो राग दरबारी का मुझे लगता है इस दृष्टि से भी अध्ययन होना चाहिए। अभी बात आई, व्यंग्य की बात हो रही थी, तो रामेश्वर राय जी बैठे हुए तो कहने लगे मैं उन्हें व्यंग्यकार नहीं मानता। तो यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आप उन्हें व्यंग्यकार माने या ना माने, लेकिन व्यंग्य का उन्होंने एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल तो अपने लेखन में जरूर किया है। और आप कह सकते हैं कि उनके लिए जो व्यंग्य है वो इस तरह से आया है कि वो एक आलोचना का हथियार बनकर के आता है। उस तरह से वो आलोचना करते हैं जीवन की, राजनीति की, उसके व्यवहार की। तो मैं उसको उस तरह से लेती हूँ। एक बात आई कि राग दरबारी स्त्री हूँ, और बात कई बार आई है कि राग दरबारी में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन स्त्री के जीवन की कहीं कोई बात नहीं, केवल एक संकेत है स्त्री का, वहाँ पे स्त्रियाँ है ही नहीं उसमें। और अगर आप एक व्यापक फलक को, राजनीति के बाद का जो आज़ादी के बाद का फलक है, उसको अपने उपन्यास में समेट रहे हैं, वहाँ से स्त्रियाँ गायब हैं। कहते हैं कि लोकतंत्र की विसंगतियाँ वहाँ है, तो लोकतंत्र की विसंगति में जाति है, वर्ग है, लिंग है, लेकिन स्त्री नहीं है वहाँ पर। और जब अभी विनीता जी साथ में बैठी हुई थी तो उन्होंने बताया कि हम 3 बहनें हैं, तो मुझे लगा कि वो 3 बेटियों के पिता थे, और फिर भी जब हम क्या स्त्रियाँ उस तरह से नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न मेरे मन में है, सोचूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा ये कि जो दौर था जिस समय वो लिख रहे थे, शिवलाल शुक्ल जो है, उस समय नई कहानी में बहुत लोग उभर रहे थे, एक रोमांटिक दौर था, रोमांटिक आग्रह था, उस रोमांस से दूर रह करके वो लिखते हैं। तो क्या वजह थी? उन्होंने लिखा भी कि यथार्थ का जिस तरह से तिरस्कार था, एक रोमानी आग्रह था, उसको वो तोड़ते। उनका जो पहला अंगद के पाँव में एक निबंध है, स्वर्ण ग्राम और वर्षा, इसी नाम से है शायद, तो उसमें भी उसके लिए उन्होंने लिखा है कि आकाशवाणी पर वो कुछ सुन रहे थे, और वहाँ जिस तरह से सावन आता है, वसंत है, और शरद ऋतु है, और वहाँ कहते हैं कि वो सुबुकवाद का फ्लड गेट खुल जाता है, और आज भी खुल जाता है। और उनका वो जो निबंध है उस एक ध्वंसात्मक प्रतिक्रिया में लिखा गया था कि किस तरह से आकाशवाणी जो है वो गांव का जो निर्मम यथार्थ है उससे कितना दूर है जो कुछ हम सुन रहे हैं और दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा रेडियो का सेट तोड़ने से अच्छा था कि मैं वो निबंध लिखता, तो एक प्रतिक्रिया के रूप में आया है। तो यथार्थवाद का जैसे तिरस्कार है, और रोमांटिक जो जड़ता है उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कहते हैं कि उनका लेखन जो है आता है।
अगर आप देखें राग दरबारी सुनी खाती का सूरज से आप शुरू करें, बहुत प्रश्नों पे नहीं आ पाओगे, अंत तक आइए, राग विराग तक आइए। तो राग विराग तक आते आते भी जिसके फ्लैप पे अगर आप जाएंगे तो फ्लैप पे लिखा है कि प्रेम कथा के ताने बाने में बुना गया है, जिसमें प्रेम कथा की नई संभावनाएं हैं और नई सामर्थ्य को ये उपन्यास होता है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद मुझे लगा कि प्रेम के कोमल तंत्रों का वो संस्पर्श कर ही नहीं पाता है। फ्लैट में कुछ और है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से मार्केट ओरिएंटेड प्रचार प्रसार होता है उसके लिखा हो किसी ने, लेकिन वो बात उसमें मुझे कहीं नजर आती नहीं। वहां पर भी अगर आप देखें तो वहां पर भी वर्ग भेद की, जाति भेद की जो जटिल संरचना है उसका रचनात्मक साक्ष्य जो है वो उपन्यास प्रस्तुत करता है। तो उस तरह से उसे देखने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल खत्म कर रही हूँ, बहुत बातें नहीं कह पाऊंगी, लेकिन कुछ कोटेशंस, क्योंकि यहाँ नए हमारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, उनके लिए कुछ उदाहरण यहाँ देख करके खत्म करूंगी अपनी बात को। ये जो व्यंग है, केवल उदाहरण दे रही हूँ, जिस तरह से व्यंग आता है, व्यंगकार भले ही आप उनको ना माने, लेकिन जो व्यंग है, व्यंग की जो ताकत है, वो व्यंग की ताकत जो है उनकी एक जीवंत भाषा को नए तरीके से सृजित करती है और वो इस तरह से दिखाई देती है। वो व्यंग आपको सोने नहीं देगा। कहा ना अभी, हालांकि इस्लामपुर का संत में कोई व्यंग नहीं है, व्यंग वहाँ पे अनुपस्थित है, लेकिन और रचनाओं को आप पढ़ें तो उनका व्यंग आपको सोने नहीं देता है, बेचैन कर देता है। और आप उसको कह सकते हैं कि जो अमान्य स्थितियां हैं समाज में, राजनीति में, उनके विरुद्ध एक वैचारिक हथियार के रूप में उनका व्यंग आता है। तो और कोई वो पाठक का मनोरंजन नहीं करता है, बल्कि अगर आप पढ़े तो आपको अवसाद से भर देता है। कहा ना कि रामेश्वर राय जी कह रहे थे कि भाई पहले वो उसमें जो है कहीं अंधेरा अंधेरा है और बाद में वो आत्महत्या है। तो वहाँ वो दौर है कि जहाँ स्वतंत्रता का सारा उत्साह जो है बेचारगी में बदल गया है और एक पराजित मनोवृत्ति से आप जूझ रहे हैं, वो सारा प्रकरण है उसमें। देखते देखते क्रांति की कुटिया की तरह दुम हिलाती हुई सिर्फ उनके लखनऊ से खराटों के रूप में आने जाने लगी। वे सो गए तब उन्होंने प्रजातंत्र का सपना देखा। उन्होंने देखा कि प्रजातंत्र उनके तख्त के पास जमीन पर पंजों के बल बैठा है, उसने हाथ जोड़ रखे हैं। उसकी शक्ल हलवा जुत्तू जैसी है और अंग्रेजी तो अंग्रेजी, वह शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहा है। अब आप देखिए जो ये लोकतंत्र, एक लचर लोकतंत्र, और इस उनके समकालीन में अगर देखें तो कविता में कवि भी यही बात कर रहे हैं। अगर आप याद कीजिए, याद नहीं पड़ रहा किसने कहा था, मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया है। यही बात वो इसमें कह रहे हैं। फिल्म में भी ये कोटेशन में दिखाया गया था, फिर पढ़ रही हूँ। तुम मझोली हैसियत के मनुष्य हो और मनुष्यता के कीचड़ में फंस गए हो। तुम्हारे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ है। कीचड़ की चापलूसी मत करो, इस मुगालते में न रहो कि कीचड़ से कमल पैदा होता है, कीचड़ में कीचड़ ही पनपता है। ये है व्यवस्था विरोध में पूरी तरह अपनी सृजनात्मक ताकत को छोड़ देना। और इसी वाक्य के साथ अपनी बात यहाँ समाप्त करती हूँ। आप सब यहाँ आए और छुट्टी का दिन नहीं था, वर्किंग डे था और बहुत जल्दी 10 बजे का समय होता है जब ट्रैफिक जाम का समय होता है। आप सबका आभार। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक जी ने अध्यक्षता की इस सत्र की, आपका बहुत बहुत आभार। श्री गोविंद मिश्र जी हमें स्मृतियों के गलियारे में ले गए, बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कहीं जो हम नहीं जानते थे, आपका भी बहुत बहुत आभार। रामेश्वर राय जी ने अपने बीज भाषण का 2% ही कहा, लेकिन 2% बहुत काम का था, आपका भी बहुत बहुत आभार। विनीता जी से हमने बहुत पारिवारिक संस्मरण सुने, आपका भी बहुत बहुत आभार। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी को।
मित्रों, हम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं। चाय के बाद हम लोग फिर अगले सत्र के लिए उपस्थित होंगे, जिसकी अध्यक्षता ममता कालियानी करेंगी और उसमें अपने वक्तव्य देंगे अखिलेश जी और सौमित्र साहब।